हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन हमारे सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन को लाया हूँ आप लोग के लिए, और उस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सबको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 34। मैं बोलूँगा एक बार आप पॉज करके ना क्वेश्चन को रीड कर लें, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार आप गो थ्रू करें। पहले तो पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू करें। आप सबके पास सैम्पल पेपर होगा, या तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं लिंक अटैच कर दूंगा यूट्यूब के वीडियो में, उसमें से आप गो थ्रू करना। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप खुद से रीड करिए, हो सकता है तो ट्राई करिए सॉल्व करने का, फिर उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। पहले तो देखो, कभी भी जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करना हो ना, जैसे एग्जाम में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें क्या करना है तुमको, सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा, ये देखो ये सरप्लस दिया हुआ है। सरप्लस का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लेते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग। तो ये क्लोजिंग बैलेंस दिया 80,000 और ओपनिंग दिया 60,000। इसके बेस पे अगर मैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूंगा तो मुझे इस साल का प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो इस साल का प्रॉफिट क्या होगा, 80,000 माइनस 60,000 मेरा हो जाएगा 20,000। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट्स में जाते हैं। ये देखो मैंने वर्किंग नोट्स बनाया। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालेंगे कैसे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। 80,000 माइनस 60,000 मैंने किया तो यह है 20,000, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में जाके देखो, जनरल रिजर्व दिया है क्या, देखो जनरल रिजर्व दिया है 4,30,000 से कितना हो गया, जनरल रिजर्व 5 लाख हो गया। जनरल रिजर्व 4,30,000 से 5 लाख हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 70,000। तो मैं ये बोल सकता हूँ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हुआ है 70,000, ठीक है। जनरल रिजर्व में 70,000 ट्रांसफ़र हुआ है। एक सेकेंड ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जनरल रिजर्व में 70,000 ट्रांसफ़र हुआ है। अब इसमें एक छोटा सा एरर हो गया, एक सेकेंड में करेक्ट कर लेता हूँ इसको। ये कुछ इशू हो गया, एक सेकेंड मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकेंड ना, मैं करेक्ट कर लेता हूँ इसको। नाउ एवरीथिंग इज करेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कहाँ पहुँचे थे, हम लोग जनरल रिजर्व का चेक कर रहे थे। 4,30,000 से 5 लाख हुआ है, तो ये 70,000 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व करके 70,000 हमने ऐड किया है। हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए गो थ्रू करते हैं ना, कि हम लोग ऐसा करते हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड करते हैं ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, फिर क्या ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं, अगर कुछ डिविडेंड पे हुआ है वो ऐड करते हैं, इंट्राइम डिविडेंड पेड ऐड करते हैं, ये सब चीज़ें ऐड करते हैं। तो ये हमारे में अभी तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स आप लोग देखोगे तो ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के दो बैलेंस दिए, ओपनिंग और क्लोजिंग। हम लोग लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन उससे भी पहले हम लोग चेक करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। तो टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब, जब भी देखोगे ना टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन। तो ये प्रोविजन है। इसके लिए मुझे अब ये ध्यान रखना तुम लोग, जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई हो किसी की भी, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या टैक्स से रिलेटेड ही दी हुई है कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब प्रोविजन बनाया 17,000 का। तो देखो मैंने वर्किंग नोट्स में बनाया है, वर्किंग नोट्स में मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 डाला है और प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है। कैसे बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे,
भाई देखो क्यों लिखेंगे ये समझते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है हमारे लिए? प्रोविजन फॉर टैक्स होता है लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी में बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में लिख दिया 28,000, और मैं बैलेंस कैरिड डाउन लिखूंगा डेबिट साइड में। और क्या मुझे क्या दिया हुआ है? न्यू प्रोविजन दिया हुआ है, तो मैं न्यू प्रोविजन यहाँ पे लिख दूंगा 17,000, ठीक। अगर मुझे न्यू प्रोविजन दिया, मैंने ये भी लिख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया। अब चेक करूंगा मैं बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है। तो इस साइड का टोटल करेंगे तो 28,000 और 17,000 कितना आ जाएगा? 45। और अगर मैं इस साइड का टोटल करता हूँ तो 30,000 है यहाँ पे, तो 45 माइनस 30,000 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 15,000। ये 15,000 जो बैलेंस आ रहा है ये क्या लिखते हैं हम लोग? तुम लोग एक बार गो थ्रू करो फॉर्मेट तो तुमको समझ में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स में इस साइड अगर बैलेंस आ रहा है तो क्या लिखेंगे? तो पहली चीज़ तो देखो, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और कम होगा तो डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ता कब है? और बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी है, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ेगा कब? जब न्यू प्रोविजन क्रिएट करूँगा। न्यू प्रोविजन क्रिएट किया हम लोग 17,000 का। और प्रोविजन फॉर टैक्स कम कब होगा? जब टैक्स पे कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स से। तो टैक्स पे कर देंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस हो जाएगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक। अब ये निकला है बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे तुमको लिखना है बैलेंसिंग फिगर, ठीक। अब प्रोविजन फॉर टैक्स से अपना प्रोविजन फॉर टैक्स पता चल गया। चलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स लिख लेंगे वर्किंग नोट्स। ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने लिखा है 17,000, ये ऐड किया, ट्रांसफर टू जनरल ऐड किया, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया। अब क्या आ गया हमारा आंसर? 1,07,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब चलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ आर्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 1,07,000। ये हमारा आया है पीछे 1,07,000, देखो 1,07,000 ये टोटल। इसके बाद हम लोग करेंगे, क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। उसके लिए देखो क्या डिटेल्स दी हुई है। उसके लिए ये जो 10% डिवेंचर लिखा है, ठीक है। अब 10% डिवेंचर जो लिखा हुआ है इसका क्या करेंगे हम लोग? डिवेंचर्स के सामने जो 10% लिखा रहता है ये कूपन रेट रहता है, दैट मीन्स ये इंटरेस्ट रेट दिया रहता है। तो इंटरेस्ट रेट हम लोग को ओपनिंग पे निकालना रहता है हमेशा, ओपनिंग बैलेंस में। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे 10,000। ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में से ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, तो हम लोग ऐड बैक कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक करेंगे। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करते हैं? लेस करते हैं, क्योंकि उसका P&L में इफेक्ट आ चुका है, मैं P&L में से उसका इफेक्ट हटा रहा हूँ। और कोई नॉन कैश आइटम है तो मैं ऐड बैक करता हूँ, जैसे डेप्रीसिएशन, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग में आता है बट ये नॉन कैश आइटम है। तो नॉन कैश खर्चा है ना, ये नॉन कैश एक्सपेंस है ना, तो वापस ऐड बैक करूँगा डेप्रीसिएशन। तो 1,20,000 मैंने ऐड किया, कहाँ पे दिया हुआ है? ये देखो लास्ट में दिया हुआ है डेप्रीसिएशन, ये देखो पॉइंट नंबर 2, डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है 1,20,000 दिया हुआ। अब देखो एक और चीज़, तुमको यहाँ पे डेप्रीसिएशन दिख रहा है और देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिख रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? देखो ये 31 मार्च 2022, ये 2023, मतलब राइट साइड वाला ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है मशीनरी से रिलेटेड, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने बोला है कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो किसी चीज़ का और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तुरंत हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मैंने देखो यहाँ पे बनाया है। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। डेबिट साइड में मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। क्रेडिट में अपन बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख लेंगे, ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि एसेट है, एसेट में बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में आता है, ठीक। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,90,000 दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया 7,75,000 और हमको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 1,20,000, हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब मैं बैलेंसिंग फिगर देखूंगा क्योंकि और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा।
तो मैं यहाँ का टोटल निकालूंगा। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 8,95,000 और इस साइड का टोटल तुम्हारा 4,90,000 ही होगा क्योंकि और कुछ तो है नहीं। तो 8,95,000 माइनस हम लोग 4,90,000 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4,05,000। और ये जो डेबिट साइड में आ रहा है वो क्या हो सकता है, यहाँ तो हमने परचेज़ किया होगा, अगर आप फॉर्मेट गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ तो हमने परचेज़ किया होगा, या तो यहाँ पे प्रॉफिट आता है, या तो यहाँ पे परचेज आएगा या तो प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या सेल हुई है, क्या कहीं भी हिंट नहीं दिया है कि सेल हुई है। अगर सेल नहीं हुई है तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, तो फिर परचेजेज आएगा। ठीक है, एसेट्स अकाउंट बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या है, परचेज हुई है इसलिए एसेट अकाउंट बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट साइड में है। तो 4,05,000। ठीक, ये हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये यूज़ होगी तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ एसेट और ये डेप्रिसिएशन। ठीक, अब जाते हैं पीछे वापस। तो हम लोग ने डेप्रिसिएशन ऐड किया 1,20,000। अब क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें मैं ऐड करूंगा डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड करते हैं और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को ऐड करते हैं। ठीक, और इंक्रीज इन तुम्हारा करंट एसेट को लेस करेंगे और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को लेस करेंगे। तो देखते हैं अब हम लोग को करना क्या, देखो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी गो थ्रू करनी, कौन सी बढ़ी है कौन सी कम हुई है ये चेक करते हैं। करंट एसेट देखेंगे तो ये तुम्हारा करंट एसेट्स में देखो इन्वेंट्री का ये साइड ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक, तो इन्वेंट्री में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,13,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 6,20,000। तो देखो ओपनिंग से क्लोजिंग देखो बढ़ा है कि कम हुआ है इन्वेंट्री, ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज हुआ है। तो करंट एसेट इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड करेंगे। तो ये तो इंक्रीज हुआ है तो ये तो लेस करूँगा। ट्रेड रिसीबल देखो ये कम हुआ है, 4,94,000 से 3,20,000 हुआ है। तो कितना कम हुआ है, ये हुआ है 1,74,000, ये लेस हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट कम हुआ मतलब पैसा आया, मैं ऐड करूँगा। देखो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीबल मैंने ऐड किया 1,74,000। वैसे ही तुम चेक करोगे तो ट्रेड पेबल देखो ट्रेड पेबल बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, ये 2022 से 2023 में कर रहा हूँ। तो 12,000 से 30,000 हो गया, 80,000 लाइबिलिटी बढ़ी है। करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग ऐड करते हैं। तो देखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल मैंने ऐड किया है। उसके बाद अगर कोई करंट एसेट बढ़ा है तो मैं लेस करूँगा और करंट लाइबिलिटी कम हुई है तो लेस करूँगा। तो करंट एसेट तो बढ़ा है, कौन सा, इन्वेंट्री। देखो ये इन्वेंट्री बढ़ा था, अब भी जस्ट हमने चेक किया था, 4,13,000 से 6,20,000 हो गया। कितना बढ़ा है, 4,13,000 में 7 ऐड करेंगे 4,20,000 और 2,00,000 ऐड करेंगे तो 6,20,000। तो 2,07,000 ये इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2,07,000। ठीक, इसको लेस करेंगे अपन, तो लेस किए, जहाँ पे भी लेस करना है ब्रैकेट में शो करेंगे, अकाउंट्स में ऐसे ही शो करते हैं लेस कर रहे तो 2,07,000 में लेस कर दिया। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया था, उसके बाद मैंने जो भी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आते हैं उसको मैंने लिख लिया। करंट एसेट करंट लायबिलिटी में चेंजेस आया मतलब वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा, क्योंकि तुमने अकाउंटिंग रेशियोज में पढ़ा होगा CA माइनस CL इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। तो अब देखो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है। अब इसमें से लास्ट में हम लोग माइनस करते हैं टैक्स पेड, उसके बाद आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखो टैक्स पेड कैसा निकला मेरा, देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने बनाया था, अकाउंट देखते हैं वर्किंग नोट्स में। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने दिखाया था, बैलेंसिंग फिगर में टैक्स पेड निकला था 15,000, बस इसी को माइनस करना है। ये टैक्स पेड अपन माइनस कर लेंगे तो क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा 2,07,000 आ गया। अब चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। थोड़ा सा स्पीड लग रहा होगा तुमको, लेकिन मैं इसलिए स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम कम है। ठीक है, और भी तुमको लगता है कि कैश सैम्पल पेपर में से और भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करके मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो में। तो देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब बनाएंगे।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैं पीछे चलता हूँ क्वेश्चन में। इन्वेस्टिंग में क्या आते हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो देखते हैं एसेट में, देखो नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स ही यूजुअली चेक किया जाता है। नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखो वर्किंग नोट्स में कुछ दिया है, ये टेंजिबल एसेट दिया है। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तो इसका मैंने अकाउंट बनाया था, देखो मैंने इसका अकाउंट बनाया था, मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो गिवन था। तो मेरा क्या निकल गया, परचेजेस निकल गया कि मैंने 4,05,000 के परचेज किए एसेट। मैंने परचेज किए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 4,05,000। और आपको मेंशन करना है, वर्किंग नोट्स आप बनाएंगे तो आपको वर्किंग नोट्स मेंशन करना है। देखो वर्किंग नोट नंबर 3 मैंने डाला, तो 4,05,000 की परचेज हुई है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस करके। फिर अब ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे निकली देखते हैं। देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, कहीं जाके देखो, मतलब कहीं जाके क्या, लास्ट में जाके देखो, लास्ट में जाके देखो तुम, ये देखो इन्फॉर्मेशन दी हुई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की, हमको चेक करनी है किसकी किसकी इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार रीड कर लेंगे, जिससे हमारे माइंड में आ जाए कि किसकी किसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसको हमने 40 में सेल किया, ठीक। और उस पर जो प्रॉफिट था, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट हुआ था वो कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। अगर वो कैपिटल रिजर्व में नहीं डाले रहते और प्रॉफिट होता इन्वेस्टमेंट बेचने पे, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ए, तुम बोल सकते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो मैं उसको लेस करता। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मैं उसको यहाँ कहीं पे लेस करता, क्योंकि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी लेस होता है। बट क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व में इन लोग डाल दिए तो P&L में इसका इफेक्ट नहीं आया है। इन लोग कैपिटल रिजर्व में डाले मतलब P&L में इसका इफेक्ट नहीं आया है, तो हमको भी मतलब राइट बैक नहीं करना है, मतलब इनकम को वापस माइनस नहीं करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को वापस माइनस नहीं करना है, क्योंकि P&L में उसका इफेक्ट ही नहीं आया, उसका इफेक्ट कैपिटल रिजर्व में गया, ठीक। ये चीज़ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो देखो अब एसेट 40,000 में बिकी है, जो 30,000 की थी, इसको मुझे इसमें लिखना है। देखो मैंने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बनाया, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में क्योंकि एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। इसके बाद सेल हुई है ना इन्वेस्टमेंट की, कितने में, 40,000 में, यहाँ ब्रैकेट में तुमको लिखना है सेल। ब्रैकेट में तुमको सेल लिखना है। ये 40,000 की सेल हुई है, मैंने 40,000 की सेल लिख दी। प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 10,000 प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये दी हुई है और ये दी हुई है, तो बैलेंसिंग फिगर में ये निकल जाएगा 70,000। इसको यहाँ पे तुम लिखना बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में ये भी लिख देना। तो 70,000 का हमने परचेज किया है इन्वेस्टमेंट, और सेल भी किया है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों आएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो मैं लिख चुका हूँ। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में माइनस करूँगा 70,000 और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड करूँगा 40,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में पैसे आएंगे, ठीक। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो, मैं इसको ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 4,05,000 माइनस में और 70,000 माइनस में, और 40,000 सिर्फ पॉजिटिव है। तो जो 40,000 पॉजिटिव है, 70,000 नेगेटिव से माइनस करूँगा तो आ जाएगा -30, ठीक। -30 और -4,05,000 हो जाएगा -4,35,000। ये -4,35,000 आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग नहीं बोलेंगे, इसको कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे, गो थ्रू करते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए क्या क्या दिया होगा। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले ना शेयर्स पे जाना, शेयर इशू तो नहीं हुए कहीं। देखो शेयर इशू हुए क्या, ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख। शेयर्स बढ़े हैं, शेयर्स की वैल्यू बढ़ी है, शेयर कैपिटल बढ़ा है 2 लाख, तो शेयर इशू हुआ है, 2 लाख के शेयर इशू करके हमको पैसे आए हैं, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स बोल सकते हो, ठीक है। और जब भी शेयर इशू होगा ना, जैसे ये शेयर इशू हुआ है तो चेक करना क्या प्रीमियम में इशू तो नहीं हुआ है। अगर प्रीमियम में इशू होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर रहा होगा, चल के देखते हैं।
देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया है, कैपिटल रिजर्व दिया है, कहीं भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया है, मतलब हम लोग प्रीमियम में इशू नहीं किए, हम लोग नॉर्मली फेस वैल्यू पे इशू किए हैं। तो 2 लाख हमको प्रोसीड्स आई है, तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स लिखूंगा मैं। देखो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख आए, 8 लाख से 10 लाख हो गया। फिर और देखते हैं क्या इशू हुआ है। ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा है, इसमें ना एक प्रॉब्लम है। देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ना ये नोट नंबर 2 है, यहाँ पे इनको देना चाहिए नोट नंबर। तो तुम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट नंबर में जाके देखोगे 2 में, 1 सेकेंड यार फिर से एरर हो गया, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं कहाँ पे था, 1 सेकेंड। मैं बता रहा था तुम लोग को, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स हमारा हो गया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 1 सेकेंड फिर से यार प्रॉब्लम हो रही है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर मैं देखूं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है, एक सेकेंड ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख से 1,50,000 हुई है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग चेक करता हूँ मैं जाके। ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या दिया हुआ है, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर 1 लाख से 1,50,000 हुआ है, मतलब 50,000 हमको प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स आया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये देखो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। और क्या, अब 1 सेकेंड मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मेरे पेन की चार्जिंग, ये जो आईपैड का जो पेन है उसकी चार्जिंग थोड़ी लो हो गई है, तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही शो करूँगा, मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगा अभी के लिए, ठीक है, सॉरी। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डिबेंचर्स देख रहे थे, तो डिबेंचर्स इशू है उससे पैसे आए हैं, ठीक। और कहीं से पैसे आए हैं क्या, चेक करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग में ये प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स ही है, और कहीं से प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, प्लांट एंड मशीन नहीं, ठीक है, और कहीं से पैसे नहीं आए हैं। तो ये प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, और कुछ खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट पे किए हम लोग, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आता है। अगर इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% डिबेंचर पे ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस दिया देखो 1 लाख इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का 1 लाख ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो इस पे 10% तो आ जाएगा 10,000, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कर देंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किए 10,000 हम लोग, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किए, और कुछ तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मुझे नहीं दिख रही, तो 50,000 प्लस 2 लाख, 2,50,000 माइनस 10,000 2,40,000, ये आ गया हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ अब ये सी कॉलम मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी करा था, बी डाला था इन्वेस्टिंग का, और ए मैंने डाला था ऑपरेटिंग का। तीनों का जो टोटल आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा ये याद रखना, जितना भी कैलकुलेशन होगा हम लोग ये लेफ्ट साइड के अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, और जो इनका फाइनल आंसर आएगा, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आएगा, वो मैं राइट साइड वाले कॉलम में डालूंगा। वैसे ही इन्वेस्टिंग का फाइनल अमाउंट है वो मैं राइट साइड वाले में डालूँ, और फाइनेंसिंग का जो फाइनल अमाउंट है वो मैं राइट साइड वाले में डालूँ, ठीक, 2,40,000।
अब तीनों को ऐड करेंगे, पहले तुम तीनों को ऐड करके देखोगे और चेक करोगे कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो तुम लिखोगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ा है तीनों एक्टिविटी से नेट। और अगर माइनस में आ रहा है तो तुम बोलोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट घट गया है, डिक्रीज हो गया है तीनों एक्टिविटीज से। भाई किसी में कुछ कैश आया, किसी में कुछ कैश आया, किसी में नेगेटिव गया है कैश, तो उसके अकॉर्डिंग कैश बढ़ा है 12,000। इसमें लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, देखो दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग तुम्हारा है 33,000। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग दिया 33,000। इसमें मैं इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 45,000। तो देखो मेरा 12,000 आ रहा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा आ रहा है 12,000। 12,000 में मैं ऐड कर दूंगा, हाँ 12,000 में मैं ऐड कर दूंगा 33,000, तो मेरा आ गया 45,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ठीक है, आ गया आंसर। अगर तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड के बराबर आ जा रहा है आंसर, मतलब तुम्हारा आंसर टैली हो गया। अब देखो सबसे पहले तो सॉरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ी सी नर्वसनेस की वजह से भी होती है। अब पहले वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने सेकंड वीडियो बनाया। ठीक है, तो फिर से मैं बोलूँगा, अगर तुमको किसी भी टॉपिक पे फिर से हेल्प चाहिए या सैम्पल पेपर में से, मान लो सैम्पल पेपर में से कोई भी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करके बताऊँ, या तो अगर तुमको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे आप यूट्यूब कमेंट करके आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कमेंट्स जिस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट होगी उसको मैं, उस टॉपिक को मैं लाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए चलो बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।